अजय चौहान मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ है। किसानों का लगातार विरोध मोदी सरकार के खिलाफ जारी है। किसान लगातार घरों में जाकर, गलियों में जाकर काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज भी किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सभी किसान भाई यहाँ पर खड़े हैं और लगातार मोदी सरकार से यही मांग की जा रही है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये काले कानून किसानों की मौत का फरमान है। मैं बात करना चाहूंगी किसान भाई से। सर, आप लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। देखिए, सरकार एक तानाशाही रवैये में इख्तियार है और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में संसद की तरफ भी कूच करेंगे। हमें ये समझना होगा कि हम एक तानाशाह को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जनता की आवाज़ को अनसुना करके, आप डे वन से देखिए, जब ये कानून लाए गए तब राज्यसभा में वोटिंग नहीं करवाई गई, इन कानूनों को स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा गया, तो कितने गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये कानून बनाए गए। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता के केंद्रीकरण में जुटी हुई है, हर चीज सेंटर के पास, हर पावर पहुंचाने में जुटी हुई है, जबकि हम एक संघीय ढांचे में रहते हैं, एक फेडरल सिस्टम में रहते हैं। और फेडरल सिस्टम का सबसे पहला नियम ही ये है कि राज्यों के पास कुछ चीजों को लेकर कानून बनाने के अधिकार है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस पर भी डकैती डाली और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार जो है एक अड़ियल रवैया अपनाए रखा। तो अब देश के आम लोगों को समझना होगा कि हम एक तानाशाह को बढ़ावा दे रहे हैं। एक ऐसा तानाशाह, जब अर्जेंटीना में तानाशाही आई थी, आज गुड फ्राइडे है और एक पोप जो हैं वो अर्जेंटीना से ही हुए हैं और हमारे ईसाई भाईचारे के लिए आज का दिन बड़ा पवित्र है, क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो वो दुनिया के पापों के लिए सूली पर चढ़े थे। लेकिन इस नरेंद्र मोदी की तो पाप इतने ज्यादा हो चुके हैं कि शायद यीशु भी उसको माफ ना करें। उसके इतने बड़े पाप हैं, शायद वो माफ कर भी दे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक आम इंसान इसके पापों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि 300 लोगों की, बेकसूर लोगों की जान ले लेने वाला प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने के लायक तो नहीं है। उससे पहले भी इसी नरेंद्र मोदी के राज में गुजरात में दंगे हुए और हमारे मुसलमान भाई वहां पर जो है उनको भी शरेआम कत्ल किया गया। इस आदमी ने हर जगह धार्मिक राजनीति को ऊपर रखा है। हमें यह समझना होगा कि एक ऐसे आदमी को हमने अपने देश का प्रधानमंत्री चुन लिया है जिस व्यक्ति के पास जो बौद्धिक समझ है वो खत्म हो चुकी है। उसके दिमाग में केवल और केवल सत्ता का प्यार है और उसी सत्ता के लालच में वो अपने एक अंधकूप में डूबता चला जा रहा है, अपने ही बनाए हुए अंधकूप में, और उसमें डूबकर वो किसानों की तकलीफ को नहीं देख पा रहा। सर, आप लगातार कहते रहे कि बीजेपी का कोई एक समर्थक या बीजेपी का कोई नेता आके आपसे डिबेट करे, लेकिन जब अरुण नारंग आए तो उनके साथ इस तरह की घटना हुई, उनको मारा पीटा गया, क्या कहना चाहेंगे, ये कितना जायज था? देखिए, अरुण नारंग जो है वो मेरे पास तो आए नहीं डिबेट करने, तो उस पर मैं तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। अब बीजेपी के लोग जब शरेआम पब्लिक में लोगों को ये कहते फिरेंगे कि किसान तो मरते ही हैं, मरेंगे ही जी, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है बीजेपी वालों से भी कि यदि आपके घर में आपके पिता, आपके पुत्र, भगवान ना करे, किसी कारण से मारे जाएं, किसी और की गलती से मारे जाएं, और वो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकारने की बजाय उल्टा ये कहे कि ये तो बीजेपी वाले मरते ही हैं, तो आप उनका स्वागत कैसे करेंगे? इन लोगों ने तो सिर्फ उसके कपड़े फाड़े थे ना। ये बीजेपी वाले तो हमें जान से मार देंगे अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात कर जाए। हालांकि हम इनकी तरह इतनी निर्लज नहीं है, हम फिर भी भगवान से उनकी लंबी आयु की दुआ मांगते हैं और साथ में ये भी प्रार्थना करते हैं कि इन बीजेपी वालों को थोड़ी सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि ये समझ सकें कि ये जनता, ये लोकतंत्र से चलने वाला देश है, ये इनके जो है बाबाओं दादाओं की जागीर नहीं है, जो ये मनुवाद मानसिकता लेकर बैठे हुए ना और जगह जगह पर ये तानाशाही रवैया अपना के बैठे रहते हैं, ये वो उस तरीके से चलने वाला देश नहीं है। और अरुण नागर के साथ जो हुआ है, बीजेपी वालों के साथ ऐसे घटनाएं आगे जो है भविष्य में ना हो, इसके लिए बीजेपी को खुद से सोचना पड़ेगा। अपने ऊपर बैठे हुए नेताओं से सवाल करो ना कि आखिर क्यों आप किसानों को इतना तड़पा रहे हो? जो एक लोकतांत्रिक तरीका है, आप उस लोकतांत्रिक तरीके से काम क्यों नहीं कर रहे हो? किसानों को लगता है कि अरुण नारंग के कपड़े फटे तो बीजेपी को दर्द हुआ, लेकिन किसानों की मौतों का दर्द बीजेपी को नहीं है। मेरे को हैरानी इस बात की भी है, अभी थोड़े दिन पहले इमरान खान पाकिस्तान के, उनको कोरोना हो गया, तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने उसके कोविड की रिपोर्ट आने के ठीक 20 मिनट बाद बड़े दुख भरा ट्वीट कर दिया
कि आपको जो है तंदुरुस्ती दे भगवान, आप जल्दी ठीक हो जाएं। मेरी समझ से बाहर है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री को सिर्फ कोविड होने पे इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अपने देश में मरने वाले 300 किसानों के बारे में उसकी जुबान तक नहीं खुलती। मुझे हैरानी इस बात की है, अपने जब इनके कपड़े फटते हैं तो इनको बड़ा दुख हो जाता है, दर्द हो जाता है। हमारे जो बाप दादा, हमारे भाई, हमारी बहनें वो जब शहीद हो गई, उनका कोई दर्द नहीं इनको दिखाई देता। सर, बीजेपी के दिग्गजों का ये भी कहना है कि अब किसान आंदोलन ठंडा पड़ना शुरू हो गया है, अब बॉर्डर पे कोई किसान इतनी तादाद में नहीं बैठे, वापिस जाने लगे। क्या किसानों ने हार माननी शुरू कर दी है? ये तो बहुत पहले कह रहे थे कि ठंडा पड़ गया या ये हो गया। अगर इतना ही ठंडा हो जाता किसान आंदोलन, तो इनके इस तरीके से पंजाब में दुर्गति ना हो रही होती। जैसे आप देख रहे हो जगह जगह इनका विरोध होता है। अगर किसान आंदोलन, अब देखिए गेहूं का सीजन है, लोग अपने घरों में अपनी गेहूं जो है वो भी कटाई करने के लिए वापस आएंगे, तो अपनी गेहूं की कटाई करके लोग फिर से वापस वहां चले जाएंगे। और मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन कह रहा है कि ठंडा हो गया, हम तो खुद जाके आए थे। पहले 15 किलोमीटर का स्ट्रेच था, माफ करिएगा, पहले 5 किलोमीटर का स्ट्रेच था, अब 15 का होने को आया है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि इनको कौन कह रहा है कि ठंडा हो गया। तो आपने भी सुना कि इन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन ठंडा नहीं हुआ है और किसान आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेता। बने रहिए चैनल 18 भारत के साथ। मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ।